बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ और ये जंग का माहौल है। इसमें जो है वो ईरान के साथ पूरे खित्ते में एक कशीदगी जारी है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान ने बंद किया हुआ है। अमेरिका और इसराइल ने इस लड़ाई का आगाज़ किया था। अरब ममालिक ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन जवाब में ईरान ने अरब ममालिक में मौजूद अमेरिकन एसेट्स के ऊपर अटैक कर दिया, जिससे अरब ममालिक को भी नुकसान हुआ और अमेरिका को तो बहुत भारी नुकसान हुआ। उसकी क्रेडिबिलिटी भी गई। ईरान ने बड़े लीथल किस्म के अटैक किए हैं और अमेरिका ने बड़ी कोशिश की है जंगबंदी की। मिसाल के तौर पे अभी तक 3 बड़े राब्ते अमेरिका की जानिब से करवाए गए हैं ईरान से, और तीनों अमेरिका के करीबी लोग हैं। ओमान से कहा गया कि आप ईरान से बात करें, तो ईरान ने कोई जंगबंदी के लिए जवाब नहीं दिया। फिर फ्रांस का एक चैनल है, उसको इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ पे भी ईरान ने सख्त शराइत रखी और ईरान ने जंगबंदी के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की। फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बीच में डाला गया, वो इसलिए कि अमेरिका समझता है कि ये हमारे वफादार हैं, हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। और जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कॉल है वो पूरी मॉनिटर हुई है, एक एक चीज़। तो उसमें जो है वो शहबाज शरीफ ने बात की जब ईरान से, तो उन्होंने 3 शराइत रख दी। उन्होंने कहा जी, नंबर 1 शर्त तो ये कि हमारे हुकूक को तस्लीम किया जाए, नंबर 2 हमें मुआवजा दिया जाए, नंबर 3 हमें गारंटी दी जाए कि आइंदा हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा। अब ये है सिचुएशन। क्या पाकिस्तान वाकई सऊदी अरब के साथ मिलकर ईरान पे अटैक कर सकता है, या अरब ममालिक ये लड़ाई लड़ सकते हैं? पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? देखिए, फौरी तौर पे तो फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे, फील्ड मार्शल की अहमियत और बढ़ जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में। इमरान खान को मज़ीद जेल में रखने के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए भी उनको पाकिस्तान में काफ़ी सहूलत मिल जाएगी। इंटरनेशनली इनके ऊपर जो उंगलियाँ उठती हैं वो उठना काफ़ी हद तक बंद हो जाएंगी। थोड़ा पैसा वैसा भी मिल जाएगा, IMF भी रिलीफ दे देगा, ये आर्जी तौर पे इनको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ईरान के साथ टकराव के नतीजे में अपनी एक मुकम्मल सरहद हमेशा के लिए हम खतरे में डाल लेंगे। देखें ना, जो अफगान सरहद है वो हमने खतरे में डाल ली है। अभी गुज़िश्ता रोज़ जो रात के वक्त पाकिस्तानी जेट तैयारों ने बमबारी की है अफगानिस्तान में, उसके नतीजे में वहाँ पे एक तेल का बहुत बड़ा स्टोरेज, पेट्रोलियम का, जो उन्होंने अपनी एयरलाइंस के लिए रखा हुआ था, वो तबाह हो गया और काफ़ी नुकसान हुआ अफगानिस्तान के अंदर। वो लगातार पाकिस्तान वहाँ पे अटैक कर रहा है, और इन अटैक्स के पीछे अमेरिका की वो सोच है कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए। वो पहले कह चुके हैं ये बात। ईरान ने बड़ी तारीफ़ की है। ईरान के ऑफिशियल्स ने बाकायदा इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान का ये फैसला कि वो अमेरिका को बगराम एयरबेस नहीं देंगे, ये बड़ा शानदार फैसला, हम इसकी तारीफ़ करते हैं और इससे जो है हम कदर करते हैं अफगानियों की। देखिए, अगर अमेरिका को बगराम एयरबेस भी मिल जाती तो फिर चारों तरफ से अमेरिका इस काबिल हो जाता कि ईरान के ऊपर अटैक करता। लेकिन बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं मिली, और पाकिस्तान में एयरबेस देना मौजूदा रजीम के लिए भी इसलिए मुश्किल है कि इमरान खान साहब एक पैटर्न सेट करके चले गए। इमरान खान साहब ने इतनी मुश्किल डाल दी है, उनका एक लफ्ज़ एब्सोल्युटली नॉट वो इतना भारी है कि ये सारी हुकूमत मिलकर उसका बोझ नहीं उठा पा रही। वरना ये बड़े आराम से उनको अड्डे देते थे अमेरिकन को कि यहाँ से भी मारे आप ईरान को। बहरहाल, अब सऊदी अरब से पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ईरान से भी प्यार करते हैं। अगर पाकिस्तान ईरान के साथ किसी लड़ाई में उतरता है तो ये डिज़ास्टर होगा। ये बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी पाकिस्तान की मिलिट्री की कि वो ईरान के साथ एक जंग लड़ेंगे, चाहे वो सऊदी अरब के लिए ही लड़े। देखिए, सऊदी अरब में ईरान कोई मक्का मुकरमा पे या मदीना मुनव्वरा पे अटैक नहीं कर रहा, खुदा न खास्ता। ईरान अमरीकी अड्डों पे या अमरीकी असासों के ऊपर अटैक कर रहा है, और वो ये बार बार कहता भी है। और बहुत सारे अटैक मशरिक़ वस्ता में ऐसे हुए हैं, या तुर्की की जानिब ऐसे हुए हैं, आज़रबाईजान भी, जिनमें ईरान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये हमले हमने नहीं किए। जो किए हैं उनको वो मानते हैं, जो नहीं किए वो कहते हैं जी हमने नहीं किए। और ये अरब ममालिक और बाकी लोग भी ये कहते हैं जी ठीक है, हम ये बात तस्लीम करते हैं कि ईरान ने ये हमले नहीं किए। अब लेकिन वो कोई भी ये नहीं बताता कि वो हमले कर कौन रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कौन कर रहा है। देखें, अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े तज्जियाकार हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, टकर कार्लसन हैं, कुछ और लोग हैं, वो ये कैटेगोरिकली कहना शुरू हो गए हैं कि कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने वाला है। वो लोग ये कहते हैं कि 9/11 की तर्ज का कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, या तो ये गल्फ में हो जाएगा, आबनाए हुर्मुज़ में हो जाएगा, या ये अमेरिका के अंदर कहीं हो जाएगा। और ऐसे किसी इंसिडेंट के बाद एक जवाब बनाया जाएगा कि ज़्यादा बड़ी फोर्स के साथ ईरान पे अटैक किया जाए और ज़्यादा ब्रूटल अटैक किया जाए। देखिए, ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो लोग ये समझते हैं कि एक तरफा ईरान मारता चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ा खौफनाक अपना नुकसान बर्दाश्त भी किया है। जो इस वक्त एक रिपोर्ट है रेड क्रिसेंट की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। रेड क्रिसेंट ने बताया कि 20,000 से ज़ायद टारगेट्स को निशाना बनाया गया।
अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान में। और जो रिपोर्ट बता रही है वो कह रही है 24,531 सिविलियंस के जो यूनिट्स हैं उनको तबाह किया गया है। और इसके अलावा जनाब सिविलियंस और दूसरे यूनिट्स को तबाह किया गया है। इसमें 19,775 यूनिट रेजिडेंशियल हैं, जो रिहायशी इमारतें हैं 19,775 उन्हें तबाह किया गया। 4,511 बिजनेस यूनिट्स, कारोबारी जो यूनिट्स हैं उनको तबाह किया गया है। उसके अलावा 69 स्कूल तबाह कर दिए गए हैं। 195 टीचर्स और स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी जख्मी अस्पतालों में पड़े हुए हैं। रेड क्रिसेंट के 16 जो फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह किया गया है। 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ व्हीकल्स को और 19 एम्बुलेंसों को तबाह किया गया है। ये तबाही रुक नहीं रही, ईरान में बहुत बड़ी तबाही हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ईरान लड़ रहा है और मुकाबला कर रहा है। अभी ये जुमे के दिन ईरान में इतने बड़े इज्तिमात हुए कि सारी दुनिया हैरान हो गई। अमेरिका चाहता था कि ईरानी निकलें ईरान के अंदर मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़, लेकिन हुआ क्या कि ईरानी बहुत बड़ी तादाद में निकले, और इतनी बड़ी तादाद में जंगज़दा मुल्क के अंदर लोगों का निकलना हैरान कुन है। धमाके भी होते हैं और लोग खड़े भी रहते हैं, लोग वहाँ से भागते भी नहीं हैं। और दूसरी जानिब अगर आप इसराइल के अंदर देखें तो हू का आलम है, कोई दिखाई नहीं देता। दोनों जगह पे बड़ी अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। ईरान के अंदर ज़्यादा हमले हो रहे हैं, ज़्यादा तबाही हो रही है, ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, ज़्यादा बम गिर रहे हैं, इसके बावजूद लोग सड़कों पे बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी हुकूमत के साथ, अपने रजीम के साथ खड़े हैं। जबकि यही चीज़ जब इससे बहुत कम शिद्दत के साथ इसराइल में हो रही है तो हू का आलम है। लोग नीचे बेसमेंट्स के अंदर घुसे हुए हैं, लोग जो है वो सुरंगों के अंदर घुसे हुए हैं। तो बड़ी अजीब सूरत हाल है, दोनों जगह पे सिचुएशन बिल्कुल अलग है। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे गुफ्तगू की है, और ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी ऑनलाइन। उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द ईरान हथियार डाल देगा, लेकिन अरब ममालिक ये जानते हैं कि ट्रंप के अंदाजे गलत हैं। क्योंकि देखें, ईरानी हथियार डाल देंगे ये उनके खून में ही नहीं है, हथियार वो नहीं डालेंगे। आपको उन्हें शिकस्त देनी पड़ेगी, आप वहाँ घुस जाएं, चले जाएं, किसी तरह वहाँ पे उतर जाएं, कोई जवाब आप बना लें तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज जिस तरह की लड़ाई आप लड़ रहे हैं इसमें आप ऐसे शिकस्त दे नहीं सकते। आप नए हुर्मुज़ को तो खुलवा नहीं पा रहे, वो मुँह चढ़ा रही है अमेरिका का और इसराइल का कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद पानी का एक रास्ता है उसको नहीं खोला जा सक रहा, बल्कि ईरानी अब मजाक उड़ाते हैं। ईरानी फ़ौज के अंदर यह भी कहा गया कि जनाब जो जहाज़ यहाँ से गुजरना चाहते हैं वो अपने साथ एक एक अमरीकी शिप को लेकर आएँ, जंगी जहाज़ अमेरिका का साथ लेकर आएँ ताकि आपको हम गुजरने दें यहाँ से। और अमेरिकन ये कहते हैं कि हम यहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे और इसको खुलवाएंगे, तो ईरान तो इसको खोलने नहीं दे रहा। ये हालत बड़ी तशवीशनाक है। तो डोनाल्ड ट्रंप से जब ये बार बार पूछा गया कि जनाब ये लड़ाई ख़त्म कब होगी, इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। ना वो G7 ममालिक को बता पाए कि जंगबंदी कब होगी, हालात नॉर्मल कब होंगे, ना वो अपने मुल्क में बता पा रहे हैं। बस ये कहते हैं कि जल्दी हो जाएगा। एक और चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ गई है, जो बच्चियों के स्कूल पे अटैक हुआ। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको पूरी दुनिया उठा रही है। ये एक ऐसा वाकया है जिस पे सारी दुनिया में गुस्सा है कि अमेरिकन ने एक ऐसे स्कूल के ऊपर मिसाइल मार दिया जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही थी। और इसके बारे में जो इतलात हैं मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊँगा कि एक्चुअली ये मारा कैसे। वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे थे और ये बाकायदा सैटेलाइट से देखा जा रहा था, फिर उनको मारा गया सबको। और ये मासूम बच्चे थे सारे जो भाग दौड़ कर रहे थे कि पता नहीं ये क्या हो गया यहाँ पे, और पहले आसपास बम धमाके भी हुए थे। तो ये जानबूझ के कत्ल किया गया है, कुछ ऐसे सोर्सेज भी बता रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो झूठ बोला इसके ऊपर वो उसके गले पड़ गया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से जगह जगह ये पूछा गया कि बताएं ये आपने क्यों किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने नहीं किया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये ईरान ने किया, तो ये झूठ है। अब ये झूठ साबित हो गया, क्योंकि जितनी भी, और ये भी कहा कि टॉम हाक मिसाइल ईरान के पास भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोल दिए 168 बच्चियों के कत्ल के बाद। अब ये मामला अमेरिका के अवानों के अंदर उठाया जा रहा है, अमेरिका के मीडिया के अंदर उठाया जा रहा है, और हर जगह पे ये बात की जा रही है कि अमेरिकी सदर झूठ बोलता है, और अमेरिकी सदर ने हमारे साथ झूठ बोला। क्योंकि अमेरिकी फौजी तहकीकात के अंदर ये बात साबित हो गई है कि ये जो हमला किया गया, ये हमला अमेरिकी फौज की जानिब से किया गया, ये ईरान ने हमला नहीं किया। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर जो है वो मार्केट में आ गई और उसके ऊपर बहुत शदमत के साथ बात हो रही है कि ये जो नेतन्याहू आया ये असली था या नकली था। यानी नेतन्याहू मीडिया के सामने तो नहीं आया, एक ऑनलाइन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेतन्याहू ने। अब ये शख्स असली था या नकली था, इसके बारे में बहस शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखा के, उसके हाथों की हरकत दिखा के, तस्वीर निकाल के कि ये असली नेतन्याहू नहीं है,
असली नेतन्याहू है या नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बना हुआ नेतन्याहू है, या ये सवाल जवाब जो है ये फिक्स करके बनाए गए हैं, ये चक्कर क्या है? अब ये सवालात उठाए जा रहे हैं, ये बातें की जा रही हैं, लेकिन कोई किसी के पास सबूत नहीं है। बहरहाल मार्केट है, जंग में आपको पता है प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से फैलता है। जंग के अंदर पहला कत्ल जो है वो सच का हो जाता है और झूठ प्रिवेल करता है। ये सवाल है या गिला है दहशतगर्दों से? ये तो ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों को लाने वाले, दहशतगर्दों को बनाने वाले, दहशतगर्दों को पालने वाले, दहशतगर्दों को सिखाने वाले, वो उनसे गिला कर रहे हैं कि आप पीटीआई को क्यों नहीं मार रहे, आप पीटीआई को क्यों नहीं मार रहे। ये उनसे ऐसा लगता है गिला है। दूसरी जानिब ये है जो वो कहना चाह रहे थे कि एक्चुअली पीटीआई क्योंकि दहशतगर्दों की सहूलतकार है, वो उनके साथ मिली हुई है, लिहाजा इसलिए दहशतगर्द पीटीआई को नहीं मारते। दूसरी जानिब ये एक एंगल इसको देने की कोशिश की गई है। देखिए, पीटीआई अगर दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है और उनके ऊपर अटैक नहीं हो रहे, ये डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं ना, तो इससे पहले एजेंसियों की एक नहीं दर्जनों रिपोर्टें हैं जिनमें पाकिस्तान की आईएसआई ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, इन्होंने बाकायदा बार बार इमरान खान को और उनकी पार्टी को लिख कर दिया कि इमरान खान की जान को खतरा है, दहशतगर्द उन पे हमला कर सकते हैं, और दहशतगर्दों ने हमले का प्लान भी कर लिया है। इमरान खान पे कातलाना हमला हो भी चुका है। तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब इनको अटैक नहीं करते, खुद लिख लिख कर देते हैं। अब डीजीआईएसपीआर या तो आज झूठ बोल रहे हैं, या इससे पहले जो एजेंसियों की रिपोर्टें इमरान खान साहब को दी जाती थी कि दहशतगर्द आप पे हमलावर होने ही वाले हैं, हमने बंदे पकड़ लिए हैं, वो आप पे हमला करने लगे थे, या तो पाकिस्तान की एजेंसियों की वो रिपोर्टें झूठी थी। अब डीजीआईएसपीआर फैसला कर लें कि वो खुद झूठ बोल रहे हैं या उनकी एजेंसियां झूठ बोल रही हैं जो ये कहती हैं कि इमरान खान की जान को दहशतगर्दों से खतरा है। ये जो रेहान ज़ेब का कत्ल हुआ था, ये किसने किया था? दहशतगर्दों ने नहीं किया था। मुराद सईद की पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद कर दिया, दहशतगर्दों ने उनके ऊपर भी हमला किया। ये सुहेल अफरीदी जो है, इनके घर के 11 अफराद शहीद हो गए हमले के अंदर, उन्हें किसने शहीद किया था? तो डीजीआईएसपीआर ये आप कैसे कह सकते हैं कि पीटीआई पे हमला नहीं होता? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एएनपी के ऊपर भी अटैक हुए, पीटीआई के ऊपर भी अटैक हुए, पीएमएलएन के ऊपर भी कुछ ना कुछ अटैक हुए। शहबाज शरीफ ने तो खड़े होकर लाहौर में ये कह दिया था कि ये जो दहशतगर्द हैं, तालिबान है, इनकी और हमारी सोच एक जैसी है, तो हमारे ऊपर हमले ना करें। वो स्टेटमेंट डीजीआईएसपीआर आप भूल गए? वो स्टेटमेंट आपको याद नहीं है? एक दौर में तो आप लोगों ने ये प्रोपेगेंडा भी किया था कि बेनजीर भुट्टो को अगर बम से मार दिया गया या उसके ऊपर खुद कुछ धमाका किया गया तो नवाज शरीफ को बम से क्यों नहीं मारा गया और नवाज शरीफ के ऊपर खुद कुछ धमाका क्यों नहीं किया गया? वो वाला प्रोपेगेंडा भी आप लोगों ने किया था ना। आज वही नवाज शरीफ को आप सर पे उठा के घूमते हैं। तो ये जब भी कभी किसी सियासी जमात से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की या जर्नैलों की लड़ाई हो जाती है ना, तो वो उसी जमात के ऊपर सारी खराबियां उसके अंदर ढूंढते हैं और उसी को रगड़ा लगाते हैं। ये पीटीआई के बेशुमार लोग जो हैं वो शहीद हुए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में। अभी मैं आपको बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी ने करक जाना था कुछ अर्सा पहले। ये बात बताने वाली नहीं थी, लेकिन अब बतानी पड़ेगी क्योंकि डीजीआईएसपीआर साहब ने कट्टा खुद खोल दिया है, तो अब वो खुद ही बांधे। सुहेल अफरीदी ने करक जाना था, तो उन्हें एजेंसियों ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, फौज से वाबस्ता, उन्होंने बताया कि आप पर 100% हमला होने वाला है, आप करक का अपना दौरा मुलतवी कर दें। उन्होंने कहा जी मैं तो जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा जी आप जलसागाह तब्दील कर दें। उन्होंने कहा जी वो भी नहीं होगी। उन्होंने कहा जी पहाड़ों पे आके वो बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको टारगेट करना है, आपको क्यों समझ नहीं आ रही, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, जलसागाह तब्दील कर दें। उन्होंने जलसागाह तब्दील नहीं की। फिर ये कहा गया स्टेज का रुख बदल दें। उन्होंने कहा जी स्टेज का रुख भी नहीं बदलेगा। फिर कहा गया जहां पे डाइस पड़ा हुआ है ना, वो मुकाम बदल दें, डाइस उठा के यहां से किसी और जगह पे रख दें, कोई सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त कर दें, हमारे पास पक्की इतला है कि आपके ऊपर दहशतगर्दी का हमला होगा। तो डीजीआईएसपीआर साहब ये जो सुहेल अफरीदी को इंफॉर्मेशन दे रहा था, ये कोई भारतीय फौजी तुकाराम था, या जो सुहेल अफरीदी को जो कह रहा था कि आपके ऊपर कातलाना हमला होने वाला है और दहशतगर्द आपके खिलाफ एक दहशतगर्दी करने वाले हैं, ये कौन कर रहा था? अजीत दोवल कर रहा था। भाई पाकिस्तानी एजेंसियां उसको बता रही थी ना, वो तो डरा नहीं और चला गया वहां पे। तो देखें, ये बार बार ये तासुर देते हैं कि पीटीआई दहशतगर्दों के साथ मिली हुई। ऐसा नहीं है। पीटीआई ने कभी भी नहीं कहा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। पीटीआई ने हमेशा ये कहा कि जरगा बुलाओ, बैठकर फैसला करो। कबायलियों के साथ जिनके इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है उनके साथ बैठकर फैसला करें ना। एक तो ये बात आप ज़हन में रखें, ये कोई नहीं कहता कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करो या बातचीत करो। मुराद सईद चिल्लाता रहा, उसके ये क्लिप पड़े हुए हैं
आप निकाल कर सुन लें, आज सोशल मीडिया पे फिर वायरल है कि क्यों लेकर आ रहे हो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, क्यों लेकर आ रहे हो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, मत लेकर आओ दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, हमने पहले बड़ी लाशें उठाई हैं, हमें मजीद लाशें उठानी पड़ेंगी। ये बार बार पीटीआई के लोग आपको कह रहे थे और आपको सर पे भूत सवार था, नहीं इनको लेकर आना है। कभी आप उन्हें मुजाहिद बना देते हैं पैसों के लिए, कभी आप उन्हें दहशतगर्द बना देते हैं पैसों के लिए, कभी आप उनकी तरबियत और ट्रेनिंग करते हैं पैसों के लिए, कभी आप उनके साथ ऑपरेशन करते हैं पैसों के लिए। और मेरे ख्याल में ये मैच्योर हो जाना चाहिए, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए इदारे को, अपनी एक कांस्टेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। ये तरीकाकार गलत है। वहां खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से जाकर पूछो, वो साफ बताते हैं कि हम दहशतगर्दों को पकड़ के लाते हैं, ये एजेंसियों के लोग आते हैं, ये आगे छुड़वा के ले जाते हैं। ये कहते हैं जी हमारा एसेट है, हमारे काम का बंदा है, इसको छोड़ दो, इसके बदले में हमने कुछ और काम लेने। वो कहते हैं जी हम दहशतगर्दों को पकड़ के लाते हैं। वो एग्जैक्टली वहां पुलिस वाले बताते थे खैबर पख्तूनख्वा में कि हमें पता है कौन कौन से दहशतगर्द ग्रुप कहां बैठे हुए हैं, हम कार्रवाई करना चाहते हैं, ये हमें कार्रवाई करने नहीं देते, एजेंसियां हमें कार्रवाई करने नहीं देती, ये हमें रोकते हैं कि आपने वहां कार्रवाई नहीं करनी। और मकामी लोग क्या समझते हैं, जरा ये समझ लें आप कि मकामी लोगों का प्रॉब्लम क्या है। वहां फुकदान है ट्रस्ट